सबसे लास्ट में मैंने आपको 3 प्लेट वाले सिस्टम पे चार्ज शेयरिंग के बारे में बताया था। उसी का चाहो तो एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं आपके लिए, है ना, ये आपको ही करना है। कंडक्टर के बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं मॉड्यूल रेस में। ये 3 प्लेट्स हैं, है ना। इस पे चार्ज मान लो -q है, इस पे चार्ज 2q है, और इस पे भी चार्ज -q है। ऐसा सिस्टम है। तो आपसे पूछा गया फाइंड चार्ज ऑन ऑल द सरफेसेस। फाइंड चार्ज ऑन ऑल द सरफेसेस। जल्दी बताइए। स्टैंडर्ड रिजल्ट से भी यूज कर सकते हो, वरना आप जैसे मानना सिखाया था वैसे मान के भी कर सकते हो। हाँ सही है, स्नेहिल कुणाल आप दोनों का आंसर सही है। फटाफट देख लेते हैं, या तो मैं चार्ज चलो मान लेता हूँ, है ना। यहाँ का चार्ज कुछ x होगा, तो यहाँ का चार्ज क्या होगा, -q -x, ताकि इन दोनों का सम क्या हो जाए, -q के बराबर। यहाँ का चार्ज x तो यहाँ का -q -x, यहाँ का उसका ठीक उल्टा, तो ये हो गया माइनस के आगे एक माइनस और लगा देंगे तो ये आएगा +q + x, है ना। q + x आ जाएगा, ठीक है। माइनस बाहर आएगा ना, ठीक है। तो ये 2q है, ये q + x है, तो ये आएगा 2q - q + x, तो ये आ जाएगा इस पे चार्ज q - x, तो इस पे आ जाएगा -q - x, तो इस पे क्या आ जाएगा, -q माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q - x, तो इस पे भी चार्ज कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, इस पे कितना आ गया, x आना भी चाहिए था, है ना, ये x तो ये x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब अपन अगर सारे चार्ज, अगर मैं वापस यहां से लिखूं कि इसके लेफ्ट वाला चार्ज इक्वल टू इसके राइट वाला चार्ज, उसके लेफ्ट वाला चार्ज क्या है, सिर्फ x है, और इसके राइट, इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 0, सिर्फ ये बचा, है ना। x इक्वल टू x, दोनों साइड इक्वल इक्वल चार्ज है यहां से। या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी याद करके देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज क्या आता है, q1 + q2 + q3 by 2, तो ये आ गया -q + 2q - q by 2, ये आ गया बेटा 0, है ना। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपन सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फील्ड से इक्वेट कर देंगे। अरे ये कहाँ चला गया, या फिर सीधा अगर मैं इस रिलेशन से बाहर वाली प्लेट का चार्ज लिख दूं, तो इस पे चार्ज आ गया यहाँ पे बेटा 0, इस पे चार्ज आ गया 0, तो इस पे कितना आएगा, -q। आमने सामने चार्ज इक्वल अपोजिट होते हैं, इस पे -q तो इस पे +q, है ना। टोटल चार्ज 2q, इस पे +q, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, +q, ताकि ये दोनों मिलके इसके इक्वल हो जाए, चार्ज कंजर्वेशन। इस पे +q तो इस पे -q, इस पे -q, और ये टोटल -q था, तो इस पे 0। देखो बाहर वाली प्लेट्स पे चार्ज इक्वल आने चाहिए थे, इक्वल आ गए, x और x जो माने थे मैंने, और अंदर वाली प्लेट्स पे चार्ज इक्वल और ऑपोजिट, तो ऐसे करके अपन 6 प्लेट का चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। बाहर वाली प्लेट दोनों साइड के चार्ज इक्वल होते हैं, तो अगर आप एक को x मानोगे तो दूसरा भी x ही आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का सवाल था। अब इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है क्वेश्चन, कि मान लीजिए
आपके पास ऐसे प्लेट्स की जगह ना दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं, है ना? इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज 2Q है, तो इसमें भी चार सरफेस बनेगी। सोच के देखो, एक इसकी इनर सरफेस, एक इसकी आउटर सरफेस, एक इसकी इनर सरफेस, एक इसकी आउटर सरफेस। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, है ना? तो आपको ना इन चारों सरफेस पे चार्ज बताना होता है। क्या करना होता है? इन चारों सरफेस पे चार्ज बताना होता है। अच्छा, अभी अंदर वाले शेल के अंदर कोई चार्ज मैंने नहीं रखा है, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक बार बताया। तो वापस देखो, बेसिक ध्यान से वही बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे कि अंदर अंदर मैं एक गॉसियन सरफेस मानूंगा, है ना? उस गॉसियन सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि फील्ड जीरो है। तो अंदर वाली सरफेस जो है, वन वाली सरफेस, इस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अंदर वाली जो गॉसियन सरफेस है, इससे फ्लक्स जीरो, तो उसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होना चाहिए। मैं वन और टू वाली जो सरफेस बनाई है ना मैंने, तो मैं वन और टू के बीच से गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, ताकि उससे फ्लक्स जीरो हो। नेट चार्ज सिर्फ सरफेस वन पे ही हो सकता है, तो उस पे चार्ज हो गया जीरो। अच्छा भाई, सरफेस वन प्लस टू का टोटल चार्ज है क्यू, तो इसका मतलब सरफेस टू पे चार्ज कितना होगा? क्यू, है ना? सरफेस टू पे टोटल चार्ज कितना होगा? क्यू। अब मुझे सरफेस थ्री का चार्ज बताना है, तो बेटा सरफेस थ्री का चार्ज बताने के लिए वापस थ्री और फोर के बीच होते होते गॉसियन सरफेस मानो, थ्री और फोर के बीच में, बिल्कुल इनके बीच से पास होता हुआ, इससे भी टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थ्री वाले गॉस, थ्री और फोर के बीच जो एक गॉसियन सरफेस जाएगा, वापस सोचो ये गॉसियन सरफेस मैंने कंडक्टर के अंदर मानी है, तो इससे टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो होना चाहिए, तो आप कहोगे सर वन पे तो चार्ज है नहीं, इसका मतलब टू का चार्ज और थ्री का चार्ज मिलके क्या होना चाहिए? जीरो। समझो इस चीज को, मैं थ्री और फोर के अंदर से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस मान रहा हूँ, तो इस गॉसियन सरफेस में कहीं भी कोई फील्ड ही नहीं है, तो इससे टोटल फ्लक्स जीरो होगा। टोटल फ्लक्स जीरो होगा, इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन कौन से चार्ज हैं? तो सरफेस वन का चार्ज, सरफेस टू का चार्ज और सरफेस थ्री का चार्ज। सरफेस वन का चार्ज ऑलरेडी जीरो है, बचा क्या? सरफेस टू और सरफेस थ्री। तो सरफेस टू का चार्ज जितना पॉजिटिव होगा, सरफेस थ्री का चार्ज उतना ही नेगेटिव होगा। सो Q3 इज माइनस क्यू। वैसे इक्वल ऑपोजिट जैसे वहां सीखा था, बचा Q4। भाई थ्री प्लस फोर का टोटल चार्ज टू क्यू है, थ्री पे चार्ज माइनस क्यू है, तो फोर पे चार्ज कितना होगा? प्लस थ्री क्यू। बस हो गया। ये भी तो बिल्कुल और वैसा ही है, बस वो सम बाय टू वाला काम नहीं किया कि इस पे चार्ज जीरो, इस पे चार्ज क्यू, इस पे क्यू तो इस पे माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू तो इस पे थ्री क्यू। बिल्कुल वैसे ही सोच सकते हैं कि आमने सामने इक्वल ऑपोजिट चार्ज होते हैं। जैसे मान लो ऐसा कि एक दूसरा एग्जांपल करवा दूं मैं, इसमें तीन शेल्स हो, है ना? इस पे मान लो क्यू हो, इस पे मान लो टू क्यू हो, इस पे मान लो थ्री क्यू हो। अब इस बार कितनी सरफेस है? छह सरफेस है। कितनी सरफेस है? छह। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखो मैं छह सरफेस का चार्ज लिख रहा हूँ। Q1 वापस उसी लॉजिक से मैं वन और टू के अंदर जाता हुआ गॉसियन सरफेस मानूंगा, तो उस पे उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो Q1 क्या आएगा? जीरो। Q2 कहाँ से लिखेंगे भैया? चार्ज कंजर्वेशन से। कैसे? कि वन और टू का टोटल चार्ज कितना था? Q, तो वन पे जीरो है, तो टू पे कितना आएगा? प्लस Q, है ना? अब मैं बार बार वो गॉसियन सरफेस नहीं मानूंगा, सीधा लिखूंगा। देखना भैया, इस पे जीरो, इस पे जीरो तो इस पे क्यू, इस पे क्यू तो इस पे माइनस क्यू। क्यों? आमने सामने वाले चार्ज इक्वल ऑपोजिट। शेल, दूसरी वाली शेल पे टोटल चार्ज था टू क्यू, अंदर वाली सरफेस पे आया माइनस क्यू, तो बाहर वाली सरफेस पे कितना आएगा? प्लस थ्री क्यू। इस पे प्लस थ्री क्यू तो इस पे माइनस थ्री क्यू, और इस पे माइनस थ्री क्यू तो इस पे प्लस सिक्स क्यू, है ना? तो क्यू फोर की वैल्यू आ गई प्लस थ्री क्यू, क्यू फाइव की वैल्यू आ गई माइनस थ्री क्यू, और क्यू सिक्स की वैल्यू आ गई प्लस सिक्स क्यू, है। तो मैंने यहाँ दो कंसेप्ट यूज किए हैं, पहला चार्ज कंजर्वेशन
और दूसरा आमने सामने वाली जो कंडक्टिंग सरफेसेस हैं उस पे चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं कभी भी कोई गॉसियन सरफेस मानूंगा तो उसके अंदर का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। कोई भी, जैसे मैं 5 और 6 के बीच मानूं गॉसियन सरफेस, तो देखो उसके बीच का अंदर का टोटल चार्ज 0 है। मैं 3 और 4 के बीच का मानूं तो उसके अंदर का भी 0 है। मैं 1 और 2 के बीच का मानूं तो उसके अंदर का टोटल चार्ज भी 0 है। कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो, अदरवाइज इसको लिख लो। तो ये चार्ज शेयरिंग का पार्ट हो गया, मतलब चार्ज सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं ये अपन सीख गए। अब एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तो हो गए, है ना? हाँ, क्वेश्चंस है ये, है ना? ये सब जो कंडक्टर का टॉपिक खत्म हो चुका है, अब जो भी है उसके अंदर 2-5 तरीके के मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वो अपन सीख। कुछ प्लेट्स दे रखी हैं बेटा, है ना? 3 प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स ही हैं। अब आपको चार्ज शेयरिंग नहीं बतानी है, क्योंकि बेटा याद करो कि मैं जब प्लेट का फील लिखता हूँ तो फील का फॉर्मूला आता है Q/2A एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, वो टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है। इस प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लेट पे चार्ज है -2Q, और इस प्लेट पे चार्ज है वापस प्लस क्यू, है ना? तीनों का एरिया ए है ना? मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, पॉइंट ए, बी, सी, डी। मैंने ये 4 पॉइंट मार्क किए हैं। मुझे इन चारों पॉइंट पे फील्ड बतानी है ना? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज 4 पॉइंट्स, है ना? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज 4 पॉइंट्स। तो मेरी बात सुनो, बताएंगे कैसे, है ना? अब हम जानते हैं किसी भी एक प्लेट की फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/2A एप्सिलॉन नॉट। किसी एक प्लेट की फील्ड कैसी भी हो, उसकी फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/2A एप्सिलॉन नॉट। प्लस होगा तो प्लस के साथ, माइनस होगा तो माइनस के साथ, डायरेक्शन अपने आप उसमें आ जाएगा। ठीक है? तो मैं क्या कहता हूं कि मान लो आप कहा जाए कि 2 शीट की फील्ड लिखो, ये Q1 है, ये Q2 है, पॉइंट बीच में लो। तो बीच में लो ना, तो अभी अब तो मान लेना कि दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है ना? तो दोनों की फील्ड ऑपोजिट में होगी, तो दोनों की फील्ड को माइनस करना। तो Q1/2A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2/2A एप्सिलॉन नॉट। आप तो मान लेना कि सारे चार्ज पॉजिटिव है ना? अगर ये पॉइंट बीच में हुआ तो 1, और अगर ये पॉइंट बाहर हुआ ना, तो बाहर हुआ तो दोनों की फील्ड ऐड होगी, Q1/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2/2A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आप कहोगे सर आपने पॉजिटिव कैसे मान लिया? बेटा मैंने मान लिया कि दोनों पॉजिटिव है, अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव हुआ तो अपने आप उसके माइनस साइन के साथ देखो ये ऐड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना? तो जैसे कि अपन फील्ड निकालने के लिए फील्ड को डिफाइन करते हैं ना पॉजिटिव चार्ज के लिए, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी कभी भी ऐसा फील्ड लिखना हो मल्टीपल प्लेट्स के कारण, तो आप तो मान लेना कि पूरा जो सिस्टम बच रहा है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है। उसके कारण अगर पॉइंट प्लेट्स के बीच होगा तो उनकी फील्ड माइनस होगी, अगर पॉइंट प्लेट से बाहर होगा तो उसकी फील्ड प्लस होगी। मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा तो यहाँ पे दोनों की फील्ड माइनस होगी, भाई ऑपोजिट में है। E1 ये है और E2 ये है, और इस पॉइंट पे आऊंगा तो उनकी फील्ड सेम डायरेक्शन में है, E1 ये है और E2 ये है, तो दोनों ऐड होगी। तो अपन कंसेप्ट क्या यूज करेंगे कि अगर वो बीच में है तो उनकी फील्ड माइनस होगी, अगर वो बाहर है तो उनकी फील्ड प्लस होगी। तो इस बेसिक कंसेप्ट को मैं यूज करके इनकी फील्ड्स बताने वाला हूँ, है ना? अब देखना ध्यान से, ये चाहो तो साइड वाला लिख लो, ये साइड में मैंने लिखा है, चाहो तो लिख लो। साइड में जो मैंने लिखा है चाहो तो उसको जल्दी से लिख लो। अच्छा, एक काम की बात और है, देखो ये फील्ड का फॉर्मूला डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो ए बी सी और डी पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है इससे कोई मतलब ही नहीं है। लिख लिया क्या सबने?
यस सर। अब देखना, मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। ए पॉइंट पे फील्ड, भाई ए पॉइंट सबके ही लेफ्ट साइड में, सबके ही एक साइड में, सबकी फील्ड ऐड होगी। तो देखना ध्यान से, ए पे फील्ड लिखूंगा तो मैं लिखूंगा Q अपॉन ए 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस, मैं सबकी फील्ड ऐड करूंगा लेकिन मैं चार्जेस को साइन के साथ लिखूंगा, माइनस 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन, ये बात आपको समझ में आ रही है कि मैं अगर फील्ड्स को ऐड करूं और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं इस रूल से और चार्जेस को उनके साइन के साथ लिखूं तो अपने आप सही आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है, ये जीरो बन जाएगा। ए पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, जीरो। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ध्यान से देखो कि ये तीनों चार्ज मिलके जीरो हो रहे हैं और प्लेट्स की फील्ड का फॉर्मूला डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। एक तरह से ये एक ही प्लेट है जिसपे कोई चार्ज नहीं है। बी पॉइंट पे लिखते हैं, देखो ध्यान से, बी पॉइंट के एक साइड एक प्लेट है क्यू चार्ज वाला और दूसरी साइड दो प्लेट है, तो इसकी प्लेट की फील्ड इन दोनों की सम से माइनस होगी। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए पॉइंट पे फील्ड क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, बी पे लिख रहा हूँ है ना, माइनस करूंगा क्योंकि एक लेफ्ट साइड था दूसरा राइट साइड था और उधर दोनों का सम, तो माइनस 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों की फील्ड माइनस हुई और मैंने इसकी फील्ड को इधर की तरफ प्लस माना था। देखो क्या बन रहा है, ये साइड वाला आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस ये कितना बचा, माइनस वन और प्लस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू, माइनस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये कितना बच गया, Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, कितना बच गया ये, Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। और देखो ये पॉजिटिव आया है ना यहाँ से, और मैंने इसमें से माइनस किया था, ये इसकी फील्ड थी इधर की तरफ वाली, इसका मतलब ये राइट की तरफ आएगा। राइट की तरफ कैसे डिसाइड किया कि मैंने ए की फील्ड में से, सॉरी पहली प्लेट की फील्ड में से दूसरी और तीसरे के फील्ड के सम को माइनस किया था और आंसर पॉजिटिव आया, मतलब आंसर पहली वाली के फील्ड की डायरेक्शन जिधर अपन ने मानी थी उधर ही आया। ठीक है, सी पॉइंट पे फील्ड लिखते हैं, सी पॉइंट पे इन दोनों की फील्ड इधर है और इन दोनों की फील्ड एक साथ, तो सी पॉइंट पे लिखेंगे बेटा, तो क्या लिखोगे, Q प्लस 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ने क्या किया, लेफ्ट वाले दोनों की फील्ड लिख दी एक साथ, है ना, इधर वाली राइट में माइनस, अब क्या लिखेंगे, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यों किया, क्योंकि एक लेफ्ट में है एक राइट में। देखो कितना आया, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन a एप्सिलॉन, वापस कितना आ गया ये, माइनस कितना आया, माइनस वन और वन बाई टू, माइनस Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस Q बाय a एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया माइनस Q बाय a एप्सिलॉन नॉट। देखो ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये लेफ्ट की तरफ है ना, आपने इधर पॉजिटिव मान लिया था तो इधर की तरफ आई, तो इसका मतलब ये फील्ड कहाँ आई, लेफ्ट में। और वैसे आप डी पॉइंट पे लिख सकते हो, तो डी पॉइंट पे फील्ड क्या लिखोगे, वापस वही कहानी, डी सबके राइट में है तो सबकी फील्ड ऐड होगी, तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस 2Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, वापस कितना आ जाएगा ये, जीरो। कितना आ जाएगा, जीरो। तो ऐसे करके अपन बेसिक कंसेप्ट क्या सीख रहे हैं, सुनना ध्यान से, कि अगर कोई पॉइंट दो प्लेट्स के बीच में है तो दोनों के फील्ड को माइनस कर देंगे, अगर कोई प्लेट इसके कोई पॉइंट प्लेट्स के लेफ्ट या राइट साइड है तो उनकी फील्ड को ऐड कर देंगे, और जब फील्ड लिखेंगे तो फील्ड के फॉर्मूले में अपन चार्ज को उसके साइन के
7 लिखेंगे, अपने आप सही आंसर है। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ये मैंने ए पॉइंट पे तो लिखा है, लेकिन ये इस पूरे रीजन की फील्ड है। ये जो बी पॉइंट की फील्ड है ना, ये इन दोनों प्लेट के बीच के पूरे रीजन की फील्ड है। ये जो सी पॉइंट पे फील्ड लिखी है ना, ये इनके दोनों रीजन के बीच की फील्ड है। और ये डी पॉइंट की है ना, ये इधर के पूरे रीजन की फील्ड है। मतलब ए है कि पहले प्लेट की लेफ्ट में कोई भी पॉइंट होगा उस पे फील्ड यही आएगी। बी है इन दोनों प्लेट्स के बीच कोई भी पॉइंट होगा वहां फील्ड यही आएगी। सी है इन दोनों प्लेट्स के बीच कोई फील्ड पॉइंट होगा वहां फील्ड यही आएगी। और डी है कि इन दोनों प्लेट्स के राइट कोई भी पॉइंट होगा वहां फील्ड यही आएगी। तो मैंने ए बी सी डी पॉइंट्स मार्क किए हैं, वो 4 तरह के रीजन है। एक्चुअली 4 पॉइंट्स नहीं है, बस 4 रीजंस है। जल्दी नोट कीजिए, मैं 30 सेकेंड और दे रहा हूँ। अरे बेटा लार्ज प्लेट्स हैं, लार्ज प्लेट्स हैं, है ना। जो अपन प्लेट्स की बात कर रहे होते हैं, ये फॉर्मूले के लिए तो इनफाइनाइट लार्ज प्लेट्स हैं, उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलो। दो कंडक्टिंग शेल हैं, अंदर एक चार्ज प्लस क्यू रखा है सेंटर पे। अंदर वाली शेल का चार्ज टोटल है प्लस क्यू, इसका है माइनस क्यू। तो वापस 4 सरफेस है, 1 2 3 4, चारों सरफेस का चार्ज दो। इनर सेल पे टोटल चार्ज क्या दिया है, प्लस क्यू। आउटर शेल पे टोटल चार्ज क्या दिया है, माइनस क्यू। तो अपने को Q1 Q2 Q3 Q4 बताना है। Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, Q3 कितना होगा और Q4 कितना। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, सिंपल सा ही है। देखो ध्यान से, भाई अंदर चार्ज यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। क्यों, क्योंकि इसके बीच एक 1 और 2 के बीच गॉसियन सरफेस मानूंगा तो उससे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0। टोटल चार्ज था प्लस क्यू, इस पे आया माइनस क्यू, तो बाहर कितना आएगा, +2q। इस पे +2q तो इस पे -2q, इस पे -2q, इस पे -q था, तो बाहर कितना आएगा बेटा, +q। तो इस पे आया -q, +2q, -2q और +q। अगर आप बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे तो -q +2q। स्नेहिल का आंसर सही। स्नेहिल का बाहर वाला चार्ज गलत था, सबसे बाहर वाला चार्ज गलत था, है ना। कुणाल का सही था। स्नेहिल आपका आउटर मोस्ट चार्ज आपने -q लिख दिया था, वो गलत है, +q होगा ना। भाई टोटल चार्ज -q है, अंदर वाली सरफेस पे -2q आया, तो बाहर वाले चार्ज कंजर्वेशन तो फॉलो होगा ही ना। शेल का जितना चार्ज था उतना रहेगा। ठीक है, तो ये चारों पे चार्ज है। कैसे यूज किया मैंने, वापस समझना, वही बेसिक सा कंसेप्ट है भैया, कुछ नया नहीं किया। कि मैंने जो गॉसियन सरफेस मान रहा था वही गॉसियन सरफेस मानी, 1 और 2 के बीच। इसके अंदर का टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। अब इसके अंदर एक चार्ज पहले से है, कौन सा, +q। तो अंदर वाली सरफेस पे क्या आएगा, -q, है ना। ये अपन कैविटी वाली प्रॉब्लम में सीख चुके हैं। ये वही प्रॉब्लम है एक्चुअली। कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है तो इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आता है। कैविटी के अंदर चार्ज होता है तो इनर सरफेस पे उसके इक्वल अपोजिट चार्ज होता है। ठीक, चलो यहां तक अपन सीख गए। यहां तक अपन ने क्या सीखा है, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पे चार्ज को शेयर करना। अब जो अगला पार्ट है चैप्टर, अगला पार्ट मतलब अगले टाइप का क्वेश्चन है, उसमें अपन क्या करेंगे, चार्जेस की शेयरिंग करेंगे कॉन्सेंट्रिक शेल्स के बीच, है ना। तो उसको अपन सीखने वाले हैं। तो हेडिंग तो नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज इन कॉन्सेंट्रिक शेल्स। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखा है ना, जिसमें मैंने 2 लिए थे, उसमें मैंने देखा था कि पूरा चार्ज बाहर आ जाता है ना।
अब मैं इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी, जैसे ये दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, अंदर वाले पे चार्ज है -q और बाहर वाले पे चार्ज है 3q। अब हमें हर सरफेस का चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, सुनो। हर सरफेस का चार्ज तभी लिखेंगे जब लिखने को कहा जाए, वरना जब फील्ड और पोटेंशियल लिखते हैं ना, तो शेल का टोटल चार्ज काम आता है। ठीक, जब फील्ड और पोटेंशियल लिखते हैं तो शेल का टोटल चार्ज काम आता है। ठीक, तो अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये ऐसे थे टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स, टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स, मैं ही बताऊंगा सॉल्व करके। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया है, नाउ द इनर शेल इज अर्थ, नाउ द इनर शेल इज अर्थ, अंदर वाली शेल को अर्थ कर दिया गया। फाइंड न्यू चार्ज ऑन इनर शेल, इनर शेल पे नया चार्ज क्या होगा। तो सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करें, है ना। अर्थ कर दिया, अर्थ करने पे क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि जिसको अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। मैंने इसको अर्थ कर दिया है तो इस और कहीं कोई कनेक्ट नहीं किया है, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इस 3q वाली प्लेट का टोटल चार्ज तो चेंज नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं कि इसका चार्ज अब x हो गया। कितना हो गया, x। अच्छा, इनकी रेडियस दे रखी है ना, इसकी रेडियस r है, बिना रेडियस के नहीं कर सकते, इसकी रेडियस 2r है, 2r। ठीक, तो जिसको अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। सुनना मेरी बात ध्यान से, है ना। मैंने मान लिया इस पे नया चार्ज x है ना। 3q वाले का चार्ज तो चेंज हो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि अंदर वाले को अर्थ किया है तो ग्राउंड से उस पर चार्ज फ्लो हो सकता है, तो उसका चार्ज मैंने x मान लिया। अब अपने को क्या पता है कि इसको अगर मैं 1 मानूं और इसको मैं 2 मानूं तो 1 का पोटेंशियल जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया बेटा, सुनना ध्यान से, क्योंकि उसको अर्थ किया। अब 1 का पोटेंशियल तुम्हें लिखना आता है, 1 का पोटेंशियल खुद की वजह से के क्यू बाई आर, सॉरी के एक्स बाई आर, प्लस 1 का पोटेंशियल 3q की वजह से के 3q बाई 2r। मैंने क्या किया है, 1 सेल का पोटेंशियल लिखा है, 1 का पोटेंशियल, 1 सेल का पोटेंशियल खुद की वजह से के एक्स बाय आर, और 1 सेल का पोटेंशियल इस शेल 2 की वजह से, तो k इंटू 3q बाय 2r इक्वल टू 0। क्यों जीरो, क्योंकि जीरो अर्थ कर दिया। सॉल्व कर लो, x प्लस 3q बाय 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3q/2। x कितना आ गया, -3q/2। तो इसका आंसर कितना हो गया, x इक्वल टू -3q/2। तो इनर शेल पे नया चार्ज कितना है, -3q/2। पहले कितना था, -q। तो अपन कह सकते हैं चार्ज फ्लोन टू द ग्राउंड, या चार्ज, ये एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से आया हुआ, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से आप कह लो कि -q/2 चार्ज और आ गया, चार्ज ऑफ -q/2 फ्लोन फ्रॉम ग्राउंड टू शेल। भाई इसका चार्ज पहले कितना था, -q, अब कितना हो गया, -3q/2। एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ से आया, ग्राउंड से। तो देखो मैंने बेसिक कंसेप्ट क्या यूज किया, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा सवाल था कि मैंने कहा कि जिसको अर्थ किया उसका पोटेंशियल में जीरो कर दूं। मैंने उसका पोटेंशियल जीरो कर दिया, के क्यू बाय एक्स आर, के एक्स बाय आर उसका खुद की वजह से पोटेंशियल, के 3q/2r उसका बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल, मिलके जीरो। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर एक साथ लिख लेना। ये क्वेश्चन आप करोगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं करेंगे, है ना। हाँ, इसका चार्ज q और इसका चार्ज 2q। ठीक है,
if the outer shell is earth, if the outer shell is earth, find charge flown from ground, ग्राउंड से कितना चार्ज फ्लो होगा, और इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस 2r है। अगर आउटर शेल को अर्थ कर दिया जाए तो ग्राउंड से कितना चार्ज फ्लो होगा, बताइए। आज इस चैप्टर का लास्ट दिन है, एक दिन अपन डिस्कशन रखेंगे 1 या 2 अक्टूबर। मॉड्यूल अपने एक्सरसाइज 3 तक मैं कंप्लीट दे चुका हूँ आपको, उसके आगे एक्सरसाइज 4 आज दे दूंगा, या 3 जो भी नहीं दिया वो आज दे दूंगा। क्यू का चार्ज तो चेंज होना नहीं है, इसका चार्ज मान लेते हैं x हो गया, रेडियस पता है, तो v इक्वल टू 0 करेंगे बाहर वाले का, तो अंदर वाले के कारण उसका पोटेंशियल k क्यू बाई इससे डिस्टेंस कितनी 2r प्लस खुद का पोटेंशियल kx बाई 2r इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस क्यू, तो भाई इस सेल का चार्ज बाद में कितना हो गया माइनस क्यू, पहले कितना था 2q। इसका मतलब क्या हुआ होगा, ग्राउंड से कितना चार्ज फ्लो हो गया है ना। तो अपन चार्ज कितना चार्ज आया ग्राउंड से ये निकालना चाहते हैं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ऐसे ही कर लो, या फिर माइनस क्यू माइनस 2q कितना आया माइनस 3q। ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा दिख रहा है 2q था और माइनस q हो गया, तो इस पे कितना चार्ज आया होगा माइनस 3q, है ना। तो आंसर कितना है माइनस 3q। जल्दी से ये स्लाइड लिख लीजिए, फिर मैं 30 सेकंड की पिछली स्लाइड लगा, जल्दी से ये स्लाइड लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चार्ज शेयरिंग वाला, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे अपन, बस एक हल्का सा कॉम्प्लिकेशन कर देता हूँ। ये चलो एक क्वेश्चन और करो, नहीं यार तुम परेशान हो जाओगे। इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है -2q और इस पे चार्ज है 5q। इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है 2r और इसकी रेडियस है 3r, है ना। आपसे कहा गया है, मैं ही करूंगा ये क्वेश्चन, इफ द इनर एंड outer shells are connected by a conducting wire, find final charge on all the shells। क्या कहा गया है कि अंदर वाली शेल और बाहर वाली शेल को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया, तो फाइनल चार्ज बताओ। सुनो ध्यान से कैसे सॉल्व करें, है ना? इसका चार्ज तो चेंज नहीं होगा, ये -2q था तो 2q ही रहेगा, क्योंकि इसको कहीं से कोई कनेक्ट नहीं किया, तो इस सेल का टोटल चार्ज एज इट इज रहेगा। सॉरी, मान लेते हैं इस पे चार्ज x है, क्या किया है मैंने, इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है ना। ये सिंबल है कि इसको टच नहीं कर रहे, इन दोनों कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। इनर शेल और आउटर शेल का टोटल चार्ज कितना था 6q। अगर इस पे x है तो इस पे कितना होगा 6q माइनस x, है ना। मैंने तीनों शेल के चार्ज को वेरिएबल के टर्म में लिखा है कि इनर शेल पे चार्ज अब x मान लिया, ईच वाले शेल पे तो -2q का -2q रहेगा, और आउटर शेल पे आ जाएगा 6q माइनस x। तो मैंने इन तीनों के चार्ज लिख लिए, तीनों की रेडियस पता है। बेटा ये चार्ज शेयरिंग तब तक होगी जब तक तीनों के पोटेंशियल, जब तक सॉरी जिन दो को कनेक्ट किया है उन दोनों के पोटेंशियल इक्वल न हो जाए।
मतलब V1 इक्वल टू V3 होगा, क्योंकि यही होता है दो कंडक्टर्स को जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाता है तो उनके बीच चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक उनके पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो फाइनली जब ये चार्ज हो चुका होगा x और 6q माइनस x, तो 1 और 3 का पोटेंशियल इक्वल हो। अब मैं दोनों का पोटेंशियल लिख रहा हूँ और उसे इक्वेट कर रहा हूँ। 1 का पोटेंशियल लिखो तीनों की वजह से, kx अपॉन r प्लस k माइनस 2q अपॉन 2r प्लस k 6q माइनस x अपॉन 3r। ये क्या लिखा मैंने? 1 का पोटेंशियल तीनों की वजह से। आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं पहले। 3 का पोटेंशियल तीनों की वजह से, के एक्स अपॉन 3r प्लस के माइनस 2q अपॉन 3r प्लस के 6q माइनस x अपॉन 3r। ये लिखा मैंने 3 का पोटेंशियल। तो मैंने 1 का और 3 का पोटेंशियल लिख दिया। पोटेंशियल लिखना सिखा चुका हूं। ये दोनों भैया कैंसिल हो गए, है ना। क्या बचा? लेफ्ट साइड बचा के एक्स बाय आर माइनस के क्यू बाय आर इज इक्वल टू के एक्स बाय 3r माइनस 2k क्यू बाय 3r। लेफ्ट राइट कर लो सबको। तो 1 माइनस 1 बाय 3 इज 2kx बाय 3r इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 2 बाय 3, तो ये बचेगा 1 बाय 3। तो k क्यू बाय 3r, 3r से 3r गया, k से k गया। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ रही है q बाय 2। x कितना आ गया? q बाय 2। तो इस पे चार्ज बाद में कितना आएगा? q बाय 2। तो बाहर वाले पे कितना आएगा? 6q माइनस q बाय 2, मतलब 12 11 11q बाय 2। ये रहे दोनों के चार्ज। यहाँ मैंने क्या यूज किया कि बाद के सही किया ना सब कुछ, कुछ गलती हो गई? चेक कर लो एक बार, पोटेंशियल सही तो लिखे ना मैंने? क्या चीज? 6r गलती हो गई क्या? ये सही लिखा ना? के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू के एक्स बाय 3r माइनस 2 बाय 3। तो ये उधर गया, तो ये बच गया 1 माइनस 1 बाय 3, तो 2 बाय 3। ये बचा 1 माइनस 2 बाय 3, तो 1 बाय 3। तो x इक्वल टू q बाय 2, 6q माइनस q बाय 2 कितना आना चाहिए? 11q बाय 2। कुछ गलती है क्या कैलकुलेशन में? हाँ सही तो है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। इसमें अगर अपन चाहें तो बाद में हर सरफेस का पोटेंशियल, हर सरफेस का भी चार्ज लिख सकते हैं। जैसे मैं आपसे इसी में क्वेश्चन में कहूँ कि हर सरफेस का चार्ज लिख के बताओ, तो इनर सरफेस पे 0 आएगा। बाद में आउटर सरफेस पे यहाँ q बाय 2, यहाँ q बाय 2, तो यहाँ माइनस q बाय 2, ये माइनस 2q, यहाँ माइनस 2q बाय 2, माइनस q बाय 2, तो यहाँ कितना आएगा? माइनस 3q बाय 2। यहाँ माइनस 3q बाय 2, तो यहाँ प्लस 3q बाय 2। ये प्लस 3q बाय 2 और ये 11q बाय 2, तो ये कितना हो गया? 11 में से माइनस कर दो, 8 बाय 2, 4q, है ना। कुछ गलत कर दिया मैंने। ये q बाय 2,
ये -q/2, ये -3q/2, ये +3q/2 और ये 11 था, 11 में से 3 गया, 8, 8q/2, 4q। सही तो है, सही है ना? ठीक, तो अपन हर सरफेस का चार्ज भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना सिखाया। ठीक है, अब इस टाइप की चार्ज शेयरिंग में एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 वाले में, 3 वाले में बता सकता हूँ, लेकिन 3 वाले में क्वेश्चन लिखने में आपके पसीने आ जाएंगे, है ना? देखो, पूछते भी नहीं, कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये है बेटा कि इस पे चार्ज q था और इस पे चार्ज 2q था। इसकी रेडियस r थी, इसकी रेडियस 2r थी, है ना? Now both the shells are connected by a conducting wire. कैसे कनेक्ट किया गया है इनको? कंडक्टिंग वायर से। इन दोनों शेल को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया। 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड चार्ज ऑन बोथ शेल्स। ये एस है भाई, है ना? SHE। चार्ज ऑन बोथ द शेल्स। और दूसरा, फाइंड फाइनल चार्ज, है ना? फाइंड फाइनल चार्ज ऑन बोथ द शेल्स। एंड दूसरा, फाइंड heat produced in the process of चार्ज शेयरिंग। चार्ज शेयरिंग की प्रोसेस में कितनी हीट प्रोड्यूस, देखना मैं बताता हूँ, है ना? पहला पार्ट तो आसान है। क्यों आसान है? अगर आपको कुछ याद हो जो मैंने पीछे कराया है, तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो कि अगर मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है तो ये पूरा एक कंडक्टर बन गया। अंदर वाले पे चार्ज 0 आ जाएगा और पूरा का पूरा चार्ज बाहर आएगा, जो कि 3q। आपको याद हो तो अच्छी बात है, वरना आप दोनों का पोटेंशियल इक्वल लिख लेना, आ जाएगा, है ना? दोनों का पोटेंशियल इक्वल लिखोगे तो आपका एक पे चार्ज x मानना, एक पे चार्ज 3q - x मानना, सॉल्व करके आ जाएगा। सॉल्व करके लाना चाहते हो तो मान लेना कि अंदर वाले पे चार्ज बाद में x आ गया और इस पे आ गया 3q - x, तो आप लिखोगे kx अपॉन r, सॉरी 3r इज इक्वल टू k 3q - x अपॉन, क्या लिखा गया मैंने, के एक्स अपॉन 2r, सॉरी 2r अपॉन के 3q टोटल चार्ज माइनस x अपॉन 2r। ये 2r से 2r कैंसिल हो गया। एक मिनट, ये कुछ गलत आया क्या? q है और ये 2q है, तो मैंने कनेक्ट करने के बाद इनका पोटेंशियल, अरे यार क्या कर रहा हूँ। पोटेंशियल ऑफ 1 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2, बाद में अंदर वाले का पोटेंशियल के एक्स अपॉन आर प्लस के 3q माइनस एक्स अपॉन 2r इज इक्वल टू बाहर वाले का पोटेंशियल के एक्स अपॉन 2r प्लस के 3q माइनस एक्स अपॉन 2r। इसको सॉल्व करके मैंने बताया था ये तभी आएगा जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अंदर वाले सरफेस पे चार्ज 0 है, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज 3q है। इसको मैंने ऐसे सोचना भी बताया था कि अगर एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ गया, उसके आउटर सरफेस। तो पहला पार्ट हो गया, ये पहले ही कर चुका हूं मैं, जब बहुत स्टार्टिंग में मैंने चार्ज शेयरिंग बताई थी। याद है क्या सबको? मैं दूसरा पार्ट बताऊं? फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, फिर से बता भी दिया। आगे चले दूसरे पार्ट पे, अब ध्यान से सुनना दूसरा पार्ट, है ना? चलो, दूसरे पार्ट के लिए पहले सिस्टम क्या था, Q2Q। हाँ, पहले सिस्टम क्या था कि इस पे चार्ज Q था, इस पे चार्ज 2Q था। बाद का सिस्टम क्या है?
इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज 3q। इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो पहले की। तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दोनों 1 की सेल्फ एनर्जी, ध्यान से 2 की सेल्फ एनर्जी प्लस 1 और 2 की इंटरेक्शन एनर्जी। 1 की सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय 2r, 2 की सेल्फ एनर्जी के 2q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2r। याद है क्या? इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है। तो सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैंने सेल्फ एनर्जी बताई है एक शेल की, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r ये अंदर वाले की, ये के 2q स्क्वायर अपॉन 2r, 2 इंटू 2r ये बाहर वाले की, और ये इनकी इंटरेक्शन एनर्जी। वो कैसे लिखेंगे? एक की वजह से दूसरे का पोटेंशियल लिख लेते थे, के 2q, ये पार्ट भी बता चुका हूं, के 2q बाय 2r ये पोटेंशियल लिखा और उसको अंदर वाले के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। के 2q बाय 2r अंदर वाले का पोटेंशियल इंटू अंदर वाले का चार्ज। तो ये बन रहा है बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r प्लस ये 4/4 के क्यू स्क्वायर बाय r प्लस ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय r। तो 2 प्लस 1/2 5/2। आई थिंक मैं ये पार्ट भी पहले करवा चुका हूँ। बताना जरा, क्या मैंने ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर सिस्टम की टोटल एनर्जी निकलवाई थी क्या? ऐसे दो शेल्स की टोटल एनर्जी निकलवाई थी क्या, सेल्फ और इसका सम करवा के? ठीक है, तो ये पार्ट भी करवा चुका हूँ, है ना? तो ऐसा है, ये पार्ट भी है भाई। पहला पार्ट ही तो मुश्किल था, ये पार्ट तो सिंपल है। यू टोटल फाइनल, फाइनल क्या है ना कि इसका चार्ज ही 0 हो गया, तो जो भी एनर्जी बचेगी वो सिर्फ इसकी सेल्फ एनर्जी होगी, ना इनकी कोई इंटरेक्शन होगी क्योंकि इसका चार्ज 0 है, ना इसकी कोई सेल्फ होगी। तो यू फाइनल कितना है? के 3q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2r। सो इट इज 9kq स्क्वायर अपॉन 4r। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ होगा वही हीट में गया होगा। So heat produced equal to loss in potential energy is equal to 5/2 kq square by r, पहले की एनर्जी माइनस बाद की एनर्जी, है ना? तो ये 10 माइनस 1, तो ये 9 हो जाए, एक मिनट, तो 10 माइनस 1 9 1, ये बच जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर बाय 4। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, सही हो गया सर। इंटू 2 हो जाएगा तो 10, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, के स्क्वायर बाय 4। ये कंसेप्ट है। तो कभी भी ऐसे प्रोसेसेस में हीट प्रोड्यूस्ड पूछी जाए तो वो क्या होता है, सेल्फ एनर्जी जितनी कम हुई, तो सॉरी टोटल एनर्जी जितनी कम हुई। टोटल एनर्जी में दो एनर्जी जाती है, सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी। ये मैं आपको पहले लिखना सिखा चुका हूँ कि इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी या टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं। ये तो लिखना आ गया, तो ये इसमें तो ये दो टर्म 0 है, सिर्फ एक ही टर्म बची। तो ये पहले की एनर्जी, ये बाद की एनर्जी, ये हीट प्रोड्यूस्ड। जल्दी से लिख लीजिए, क्वेश्चंस की वैरायटी है बस। जल्दी 20 सेकेंड और दे रहा हूँ मैं, फिर अगली स्लाइड पर जाऊंगा। किसी को आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे मैसेज डाल देना, मैं उसे रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। किसी को लगता है कि वो एक लेक्चर एक बार फिर से देखना चाहेगा, आज का और लास्ट वाला, तो मुझे पर्सनल मैसेज भेज देना, मैं उसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा लेक्चर के बाद, है ना? आराम से, जब आपका लास्ट लेक्चर भी फिनिश हो जाए तो मुझे मैसेज भेज देना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हो सकता है आपकी इच्छा होगी कि एक बार फिर से, हाँ बिल्कुल, मुझे मैसेज भेज देना, मैं तुम्हें एक प्लेलिस्ट ही भेज दूंगा, ठीक है? देख लेना उसमें, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। या मैं ग्रुप पे ही डाल दूंगा, देख लेना, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है,
हाँ, एक कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टर है। कंडक्टिंग, ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है। सॉलिड कंडक्टर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, है ना। रेडियस आर है। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया है मैंने, प्लस क्यू, है ना। ये सेंटर सी है, ये एक पॉइंट है सरफेस पे ए, ठीक है। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है, और सी ये डिस्टेंस तो कैपिटल आर दे ही रखा है आपको, है ना। क्या पूछा है मतलब, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, total potential at A, at C and A, है ना। और दूसरा क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू induced charges on the sphere। स्फेयर है ऑब्वियसली, है ना। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है, ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है, उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे ना एक प्लस क्यू चार्ज रखती है ना। तो जरा सोचो क्या होगा ये चार्ज रखते ही, है ना। तो आप कहोगे कि ये चार्ज रखते ही क्या होगा ना, कि चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ पे चार्ज थोड़ा माइनस 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 टाइप का आ जाएगा, और यहाँ पे चार्ज थोड़ा प्लस 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 प्लस, है ना, ऐसा होगा। लेकिन बेटा ये पहले भी न्यूट्रल था और बाद में भी न्यूट्रल है, रहेगा तो हमेशा न्यूट्रल ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक, सुनना मेरी बात ध्यान से लोग। पहले क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि सी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल बताओ और ए पॉइंट पे बताओ, है ना। सी पे बताना आसान है ना। टोटल पोटेंशियल मतलब दो चीजों की वजह से, टोटल पोटेंशियल मतलब इंड्यूस चार्ज की वजह से भी, और जो बाहर आपने क्यू रखा है इसकी वजह से, दोनों की वजह से, है ना। और फिर आपसे कहा है कि ए पॉइंट पे सिर्फ इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल बता दो। तो देखना, मैं दोनों को एक एक करके सॉल्व करूंगा। पहले तो सॉल्व करने से पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं ये जो इंड्यूस चार्जेस है ना, मुझे इनका कोई पैटर्न या फॉर्मूला नहीं पता, तो मैं इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल नहीं बता सकता। दूसरे क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि मैं ए पॉइंट पे इस इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल बता ही नहीं सकता, ये बहुत ही इरेगुलर रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है जो इसको बता। लेकिन मैं सी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल बता सकता हूँ, मैं सी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल बता सकता हूँ। देखना ध्यान से, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। क्यू के कारण सी पॉइंट पे पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे है, तो बेटा के क्यू बाय आर, है ना। सी सेंटर है ना, सी इज द सेंटर। और इंड्यूस चार्जेस के कारण यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों जीरो होगा बेटा, याद करो,
मैं आपसे कहूँ कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर है, इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताओ। तो आप कहते थे सर सेंटर से तो हर कोई इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो सेंटर का पोटेंशियल लिखते थे के क्यू टोटल बाय आर। याद है क्या? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब पोटेंशियल लिखते हैं तो अपन के क्यू बाय आर लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटर से पूरा स्फीयर इक्वल डिस्टेंस पे है। तो वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या ना हो, मैं उसके फॉर्मूले को के क्यू बाय आर लिख सकता हूँ। और टोटल इंड्यूस चार्जेस कितने हैं? 0। तो पोटेंशियल कितना होगा? 0, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस सम ऑफ इंड्यूस चार्जेस इज 0। इसका मतलब सी पॉइंट का जो टोटल पोटेंशियल आ गया वो कितना आ गया? के क्यू बाय आर। कितना आ गया? के क्यू बाय आर। और वो सिर्फ किसकी वजह से है? क्यू चार्ज, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस की वजह से तो वो 0 है। पहला कंसेप्ट क्या ये सबको समझ में आया? कि मैं कहूं कि सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो दोनों की वजह से होगा। स्मॉल क्यू वाले का के क्यू बाय आर है, इंड्यूस चार्जेस का सम 0 है ना, और वो सारे उससे इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर से। तो मैं उसके पोटेंशियल को लिखूंगा के इंटू क्यू टोटल बाय कैपिटल आर। क्यू टोटल 0 है। बोलो भाई, बात समझ आई? कि मैं एक नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर को टोटल चार्ज 0 दे रहा हूं, तो उसका पोटेंशियल 0 होगा। अब देखो, पहला कंसेप्ट तो ये लगा। दूसरा कंसेप्ट, भाई ये कंडक्टर है, कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। क्या होता है भाई? कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, ये कंसेप्ट। तो आप लिखोगे ए का पोटेंशियल इज इक्वल टू सी का पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ये टोटल पोटेंशियल लिखा है मैंने। क्या लिखा है? टोटल पोटेंशियल। भाई कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है, तो जो सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा। तो जो ए का पोटेंशियल वही सी का पोटेंशियल, तो ए का टोटल पोटेंशियल आ गया। कितना आ गया? के क्यू बाय स्मॉल आर ना। तो अपना पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए ए पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल। तो आप कहोगे कि ए पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल आया था, दिस वाज पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। मानते हो क्या? ए पॉइंट का टोटल पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ए पॉइंट का टोटल पोटेंशियल मुझे पता है के क्यू बाय आर। ए पॉइंट का क्यू के कारण पोटेंशियल पता है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस आर। तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर माइनस आर प्लस वी इंड्यूस्ड। इसको सॉल्व करेंगे तो इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल आ गया बेटा के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर माइनस आर। ये रहा अपने दूसरे पार्ट का। मैंने क्या कहा? फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया, सी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया। फिर मैंने कहा कि क्योंकि कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, तो जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, तो दोनों के पोटेंशियल इक्वल होंगे। तो मुझे यहाँ से ए पॉइंट का टोटल पोटेंशियल मिल गया। अब इस ए पॉइंट का टोटल पोटेंशियल दो चीजों की वजह से होगा, एक प्लस क्यू की वजह से और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से। टोटल पोटेंशियल है के क्यू बाय आर, प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाय वो डिस्टेंस आर माइनस आर, क्योंकि पॉइंट चार्ज है। तो बचा क्या? इंड्यूस चार्ज, माइनस करके निकल। ठीक, तो एक तरह के ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपने को पूछा जाता है। अच्छा, मैंने ये क्वेश्चन दो पार्ट में दे दिया तो थोड़ा सा आसान हो गया। क्वेश्चन सीधा पूछते हैं फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। तो कंसेप्ट क्या है कि सेंटर पे लिखना आसान है, तो सेंटर पे लिख लेते हैं और फिर इक्वी पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज करके सरफेस पे आते हैं। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, आप ये लिख लो। आज का लेक्चर अपन यहीं फिनिश करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक बचा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, वो पढ़ाऊंगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटर स्टार्ट करूंगा, वो पढ़ा। ठीक, थैंक यू। इसको जल्दी से नोट करो।